नमस्ते। आपका स्वागत है मिनी बुक समरी यूट्यूब चैनल पर। कम समय में कुछ नया और काम की चीज सीखनी हो तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए आज की किताब से सीखते हैं कुछ ऐसा जो आपकी सोच बदल दे। दीवार में एक खिड़की रहती थी। लेखक विनोद कुमार शुक्ल। कभी कभी एक कहानी हमारे दिल के इतने पास होती है कि उसका हर लफ्ज, हर एहसास जैसे हमारी अपनी जिंदगी से होकर गुजरा हो। दीवार में एक खिड़की रहती थी एक ऐसा ही उपन्यास है जो बहुत ही शांत और धीमी रफ्तार से मगर गहराई से हमारे भीतर उतरता चला जाता है। इस कहानी में ना कोई बड़ा हादसा होता है, ना ही कोई नाटकीय मोड़, फिर भी हर पंक्ति में एक गहरा जीवन बसा हुआ है। लेखक विनोद कुमार शुक्ल अपने अनोखे और संवेदनशील लेखन से उस साधारण जीवन को भी असाधारण बना देते हैं। इस कहानी में बहुत कुछ है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। अकेलापन, छोटी छोटी ख्वाहिशें, बचपन की मासूम झांकियां और वो खिड़की जिससे एक नई दुनिया दिखती है। तो आइए इस सुंदर कहानी को महसूस करें, उसके हर रंग को देखें, हर भाव को छूने की कोशिश करें। भाग 1, दीवार में खिड़की। शुरुआत होती है एक सादगी भरे दृश्य से। एक दीवार है जिसमें एक खिड़की है। यह खिड़की सिर्फ ईंटों और लकड़ी की नहीं है, ये कल्पना की खिड़की है, रिश्तों की खिड़की है, उस मासूमियत की खिड़की है जिसमें एक बच्चा दुनिया को देखता है। रघुवर प्रसाद, इस कहानी का नायक, एक युवा शिक्षक है जो गणित पढ़ाता है। उसका रंग थोड़ा सांवला है मगर उसकी आंखों में गहराई है और मन में कोमलता। उसकी सुबह आम के बौर की खुशबू से शुरू होती है, खिड़की से झांकती पड़ोस की छोटी बच्ची की आवाज से जो बौर तोड़ने की जिद करती है। वो बच्ची पूजा के लिए बौर मांगती है और रघुवर प्रसाद उसके साथ चल पड़ता है। ये रिश्ता जो दिखने में बहुत छोटा और मासूम लगता है, असल में बहुत गहरा है। रघुवर प्रसाद को बच्चों की मासूम झांकियां परेशान नहीं करती, बल्कि उन्हें अच्छा लगता है कि कोई उनके एकाकी जीवन में झांकने आया। उस खिड़की से न सिर्फ रोशनी आती है बल्कि कुछ संबंध, कुछ भावनाएं भी भीतर चली आती है। जब वो लड़की उनकी आंख में फूंक मारती है तो उसमें एक अपनापन होता है, जैसे कोई अपना हो। जब वो बौर की डाली लेकर चली जाती है तो रघुवर प्रसाद अकेलेपन को महसूस करता है, लेकिन उस अकेलेपन में भी एक शांत अपनापन होता है। उनका कमरा छोटा है मगर उसमें सपनों की कोई कमी नहीं। वे गणित पढ़ाते हैं और कक्षा में दोनों हाथों से एक समान सुंदरता से लिखते हैं, जिससे विद्यार्थी चकित रहते हैं। जब वे एक हाथ से चौक खत्म करते हैं तो दूसरा हाथ तुरंत वही गति पकड़ लेता है। ये उनका अभ्यास है, ये उनका जीवन है जिसमें सादगी भी है और कलात्मकता भी। वो छोटे शहर में रहते हैं जहां कॉलेज तक पहुंचने के लिए उन्हें रोज ऑटो का इंतजार करना पड़ता है। कुछ दिन से वे देखते हैं एक हाथी रोज उसी समय सड़क पर दिखाई देता है। उस हाथी पर एक साधु बैठा होता है और एक दिन साधु उन्हें पूछता है क्या वो हाथी पर बैठना चाहेंगे। रघुवर प्रसाद चौंक जाते हैं। हाथी पर बैठने का ख्याल उन्हें रोमांचित करता है मगर वे इनकार कर देते हैं। फिर सोचते हैं काश बैठ जाते। यही मन की उलझन, यही काश की भावना इस उपन्यास का मर्म है। एक साधारण आदमी के साधारण दिन में जो भावनाएं और सोच चलती है वो विनोद कुमार शुक्ल बड़े प्यार से दिखाते हैं। रघुवर प्रसाद के मन में कभी एक हाथी के रंग से अपने रंग की तुलना होती है, कभी पेड़ों से, कभी पंछियों से। वे अपने रंग से जूझते हैं मगर उसकी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति आदर है, बच्चों के प्रति स्नेह है और पालतू जानवरों के प्रति गहरा लगाव। जब वे ऑटो की जगह हाथी पर बैठने की कल्पना करते हैं तो ये केवल सवारी नहीं होती, ये एक सपना होता है, एक चाहत होती है जो शायद कभी पूरी नहीं होगी। मगर उस चाहत का होना भी तो जरूरी है ताकि इंसान के भीतर कुछ कोमलता बची रहे। इस पहले हिस्से में हमें रघुवर प्रसाद की दुनिया से परिचय होता है। ये दुनिया शोर से नहीं बल्कि खामोशी से बनी है।
हर दृश्य, हर संवाद एक गहरी सादगी में डूबा हुआ है। और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी सुंदरता है। अब कहानी आगे बढ़ेगी, जहां रघुवर प्रसाद का ये खिड़की वाला संसार और भी खुलता है। हम उनके मन की तहों को और गहराई से जानेंगे। तो अगली बार मिलते हैं इस अनोखी दुनिया की अगली परत में। भाग 2, हाथी की चाल और मन की आवाज। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रघुवर प्रसाद का जीवन रोज की छोटी छोटी घटनाओं के साथ खुलता जाता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत तेज नहीं चलता, पर उसके भीतर की दुनिया बहुत विशाल है। उसके आसपास की चीजें, हाथी की धीमी चाल, बच्चों की खिलखिलाहट, खिड़की से आती हवा, सब उसे छूकर गुजरती है और कुछ कह जाती है। हर दिन सुबह वो उसी सड़क पर खड़ा होता है जहां से कॉलेज के लिए ऑटो लेता है, और जैसे नियति ने तय कर रखा हो, एक हाथी हर दिन उसकी आंखों के सामने से गुजरता है। उस पर एक साधु बैठा होता है, शांत, स्थिर, और कुछ कहने से पहले ही बहुत कुछ कह जाता है। वो हाथी कोई आम जानवर नहीं है, वो जैसे एक प्रतीक बन जाता है, समय का, परंपरा का, बीते हुए जीवन का। हाथी धीरे चलता है, मगर उसका असर बहुत गहरा होता है। रघुवर प्रसाद कई बार सोचते हैं कि क्या वो हाथी पर बैठ जाएं, क्या वो उस धीमी लेकिन शाही चाल में अपने जीवन को जोड़ ले, मगर हर बार वो संकोच करते हैं। उनकी झिझक, उनका अकेलापन, उनका संदेह, सब उन्हें रोकता है। एक दिन साधु खुद उनसे कहता है, बैठिए, चलिए मेरे साथ। और रघुवर प्रसाद मुस्कुराकर कह देते हैं, ऑटो तो आता ही होगा। ये इनकार नहीं होता, ये मन की उलझन होती है। ये शायद एक बहुत छोटे से मौके को खो देने की खामोश पीड़ा होती है, जिसे वो शब्दों में नहीं कह पाते। वे कॉलेज में पढ़ाते हैं और वहां के अध्यापक, प्राचार्य और विद्यार्थी उन्हें पसंद करते हैं। उनकी पढ़ाने की शैली अनोखी है। वे दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते हैं। जब वे तख्ती पर चौक से कुछ हल करते हैं, तो छात्र चुपचाप उन्हें देखते हैं, जैसे किसी जादू को देख रहे हों। पर रघुवर प्रसाद को इस सब में कोई विशेषता नहीं लगती। ये उनका अभ्यास है, उनका तरीका है। कॉलेज में गणित पढ़ाने के अलावा वे जिंदगी को भी पढ़ते हैं। साथ ही अध्यापक विभागाध्यक्ष से वे छोटी छोटी बातें करते हैं। कभी हाथी की चाल की चर्चा, कभी भालू को कांजी हाउस में रखने की कल्पना। इन बातों में भी जीवन की गहराई छुपी होती है, जैसे कोई साधारण प्रश्न असाधारण उत्तर की ओर इशारा कर रहा हो। उनके भीतर एक बेचैनी है जो बहुत शांत लगती है, पर है बहुत तेज। वे जानते हैं कि उनके अंदर कुछ है जो थमा नहीं है, मगर वो कोई शोर नहीं करता। वो खिड़की की तरह है, खुला पर सधा हुआ। उनके जीवन में जो सबसे भावुक मोड़ आता है, वो तब होता है जब वे हाथी पर सच में चढ़ जाते हैं। बारिश हो रही होती है और हाथी धीरे धीरे उनके पास आता है। साधु उन्हें आमंत्रित करता है। इस बार वे रुकते नहीं। उनके भीतर की कोई आवाज कहती है, चलो। हाथी की पीठ पर चढ़ना उनके लिए कोई जीत नहीं है। वो जैसे अपनी ही दुनिया में एक यात्रा होती है, एक स्वीकृति होती है। जब वो हाथी पर बैठते हैं, तब उनके जीवन की चाल भी थोड़ी धीमी हो जाती है, मगर उस धीमेपन में जो स्थिरता है, वो उन्हें नया सुकून देती है। जब वो हाथी उनके घर के पास पहुंचता है, तो पड़ोस की औरतें और बच्चे हंसते हैं, चौंकते हैं, मुस्कुराते हैं। उनके पिता, जो बाहर चारपाई पर लेटे होते हैं, पहले पहचान नहीं पाते कि हाथी पर उनका बेटा है। फिर धीरे धीरे पहचान होती है और एक भावुक क्षण जन्म लेता है। हाथी के उतरते ही जैसे कोई बड़ी बात घट गई हो। लोग कुछ देर चुप हो जाते हैं। वो एक रूपांतरण होता है। रघुवर प्रसाद, जो अब तक खुद को छुपाकर जी रहे थे, अचानक खुल जाते हैं, एक नई रोशनी में आ जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी, क्या वो अंदर है? क्या उसने देखा? क्या वो मुस्कुराई? ये सवाल अनकहा रह जाता है, मगर उस खामोशी में बहुत कुछ बोला जाता है। ये हिस्सा सिर्फ एक हाथी की सवारी की कहानी नहीं है, ये उस भीतर के भाव की कहानी है। जब कोई इंसान अपनी झिझकों से बाहर आता है,
जब वो अपने भीतर के डर को छूकर थोड़ी देर के लिए ही सही उससे ऊपर उठ जाता है। अगली बार हम देखेंगे कि जब मन एक खिड़की बन जाए तब दुनिया कितनी बदल जाती है। उस खिड़की से क्या कुछ दिखाई देता है और उस खिड़की से जब कोई भीतर झांकता है तो क्या क्या उजागर होता है। भाग 3, खिड़की से दिखती दुनिया। जैसे किसी कमरे में एक खिड़की हो और उस खिड़की से रोशनी, हवा, आवाज और बाहरी दुनिया भीतर आती हो, वैसे ही रघुवर प्रसाद के जीवन में वो खिड़की थी। वो खिड़की असल में दीवार का विरोध थी, बंदी जीवन में खुली सांस थी और अकेलेपन में किसी के होने का एहसास थी। ये खिड़की सिर्फ ईंट, लकड़ी और कांच की नहीं थी। ये एक प्रतीक थी, देखने का, समझने का और जीने का। रघुवर प्रसाद के कमरे की उस खिड़की से पड़ोस के बच्चे अक्सर झांकते थे। वे चुपचाप देख लेते थे कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेटे हैं या उठकर चाय बना रहे हैं। ये झांकियां कोई छुप छुपाकर की गई हरकतें नहीं थी। ये मासूम थी, नजदीकियों की तरह। उन बच्चों का ऐसा करना रघुवर प्रसाद को कभी बुरा नहीं लगता था। उल्टा उन्हें लगता था जैसे उनके कमरे की अकेली चारदीवारी में कोई हवा चल गई हो, कोई चहक सुनाई दे गई हो। वे अक्सर सोचते थे कि खिड़की होना कितना जरूरी है। एक कमरे में खिड़की ना हो तो वो कैद जैसा हो जाता है। और इंसान के जीवन में भी ऐसी कोई खिड़की होनी चाहिए जो उसे बाहर की दुनिया से जोड़े, उसे ताजगी दे। कभी वो खिड़की कोई बच्चा होता है, कभी कोई चेहरा, कभी कोई रिश्ता और कभी कोई सपना। जब वे अकेले होते थे तब उनकी यही खिड़की उन्हें बाहर की हरकतों से जोड़ती थी। पेड़ों की हरियाली, आमों का बौर, बच्चों की आवाजें, पक्षियों की चहचहाट, ये सब उस खिड़की से दिखाई और सुनाई देता था। और धीरे धीरे ये खिड़की उनकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज बन गई थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटा सा कमरा, कुछ गमले, एक टंकी, एक पुराना तौलिया, मां बाप की यादें और एक हाल ही में हुई शादी जिससे वे अब भी भावनात्मक रूप से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए थे। उनकी पत्नी अपने मायके गई थी और अब लौट कर आई थी, मगर उनके बीच कोई संवाद नहीं था जो खुलकर बह सके। जैसे उस खिड़की से बाहर की दुनिया तो दिखती थी, मगर भीतर की दुनिया अब भी धुंधली थी। एक बार खिड़की के पास बैठी एक छोटी लड़की ने मुस्कुराकर कहा था, आप क्या सोचते हैं जब आप अकेले होते हैं? रघुवर प्रसाद ने जवाब नहीं दिया था, मगर उनके मन में यह सवाल बहुत गहराई तक उतर गया था। क्या सोचते हैं वे? वो सोचते हैं कि क्यों उनके जीवन में इतना खालीपन है, क्यों वे चाहकर भी किसी के इतने पास नहीं जा पाते, क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। वे सोचते हैं कि एक खिड़की से सब कुछ देखा जा सकता है, मगर क्या उस खिड़की से सब कुछ समझा भी जा सकता है? बाहर के दृश्य तो साफ होते हैं, मगर मन के भीतर जो दृश्य चलते हैं वो कई बार इतने धुंधले होते हैं कि उनकी पहचान भी मुश्किल हो जाती है। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को चुपचाप खिड़की से बाहर झांकते देखा। वो कुछ नहीं कह रही थी, मगर उसकी आंखों में बहुत कुछ था। शायद वह भी इसी खिड़की से किसी उम्मीद को देख रही थी। शायद वह भी कुछ ढूंढ रही थी, कोई रिश्ता, कोई अपनापन, कोई विश्वास। उस दिन रघुवर प्रसाद ने जाना कि खिड़की दो तरफ होती है। एक तरफ से हम बाहर देखते हैं और दूसरी तरफ से कोई हमें देख रहा होता है। यह खिड़की देखने का साधन है, मगर जुड़ने का माध्यम भी है। रात को जब वो अकेले लेटे थे तब उन्होंने मन ही मन खिड़की से बाहर देखने का इरादा किया। बाहर अंधेरा था, मगर उसी अंधेरे में कुछ चमक थी, जैसे कोई चुपचाप किसी को देखने आया हो। और उस पल उन्हें अपनी पत्नी की आंखों की छवि याद आई, जो कुछ कहती भी थी और छुपाती भी थी। ये भाग हमें सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। एक खिड़की, एक बच्चा, एक मुस्कान, एक चुप्पी, ये सब जीवन के गहरे अर्थ खोलते हैं। और जब हम इन्हें समझने लगते हैं तो दीवारों के बीच भी कोई रोशनी घुस आती है, कोई ताजगी आ जाती है। अगली बार उस क्षण से मिलेंगे जब जीवन और ख्वाब के बीच की रेखा
और भी धुंधली हो जाएगी, जब हर रोज एक जैसा लगेगा, मगर उसमें कोई छोटा एहसास अचानक बहुत बड़ा हो जाएगा। भाग 4, रोज का दिन, एक नई तलाश। सुबह का समय था। खिड़की से आती धूप बहुत धीमी और शांत थी। पेड़ों पर बैठी चिड़िया चुपचाप कुछ गुनगुना रही थी। आम के बौर अब पूरी तरह झड़ चुके थे और नीम की पत्तियां खामोशी से हिल रही थी। रघुवर प्रसाद ने जैसे ही आंखें खोली, उन्हें एक बार फिर वही एहसास हुआ जो हर सुबह होता था, जैसे रात की कोई परछाई अब भी उनके शरीर पर छाई हुई हो। उन्होंने हाथ मुंह धोया, फिर कुछ देर अपनी किताबों की अलमारी के पास खड़े रहे। उनके पास पढ़ने को बहुत कुछ था, सोचने को उससे भी ज्यादा, मगर इस सुबह वो किसी किताब को नहीं छू सके। मन कहीं और भटक रहा था। उन्हें लगा जैसे आज का दिन अलग है, थोड़ा भारी, थोड़ा खाली। उनकी नजर खिड़की की ओर गई। बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था जो चुपचाप उन्हें देख रहा था। उस बच्चे की आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई जिद नहीं थी, बस एक सीधा सा भाव था, जैसे वो किसी को देखना चाहता हो बिना किसी वजह के। रघुवर प्रसाद मुस्कुराए नहीं, मगर उन्हें अच्छा लगा। वे फिर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने सड़क पर कदम रखा, उन्हें एक बार फिर वही हाथी दिखा जो इन दिनों रोज दिखाई देता था। साधु आज भी उसकी पीठ पर बैठा था, शांत, उसी तरह स्थिर। हाथी आज कुछ और धीमा चल रहा था, जैसे वो किसी सोच में डूबा हो। रघुवर प्रसाद ने उसकी चाल में एक अजीब सी गहराई महसूस की। साधु ने उन्हें फिर देखा, मगर कुछ कहा नहीं। इस बार भी रघुवर प्रसाद ने खुद से पूछा, क्या बैठना चाहिए? क्या वो चुपचाप उस धीमी चाल में खुद को शामिल कर सकते हैं? लेकिन जवाब देने के पहले ही उनका ध्यान ऑटो की आवाज ने भंग कर दिया। एक टेम्पो आ गया था, पूरी तरह भरा हुआ, मगर फिर भी उन्होंने उसमें जगह बना ली और बैठ गए। कॉलेज पहुंचने तक वे चुप रहे। उस दिन पढ़ाई करते हुए भी उनका मन बार बार भटकता रहा। उन्होंने कक्षा में गणित के सूत्र समझाए, बच्चों के सवालों का जवाब दिया, तख्ती पर दोनों हाथों से लिखा, मगर हर बार जब वे पीछे मुड़कर छात्रों को देखते, उन्हें ऐसा लगता जैसे किसी और की आंखों से देख रहे हों, जैसे ये सब किसी और का जीवन है और वे सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं। कॉलेज में एक और अध्यापक थे, विभागाध्यक्ष। उनसे रघुवर प्रसाद की अक्सर बातें होती थी। उस दिन भी उन्होंने एक हल्की फुल्की बात शुरू की, जैसे भालू को कांजी हाउस में रखा जा सकता है या नहीं। बात सुनने में अजीब लगती थी, मगर इसमें भी एक भाव छुपा था। ये बात सीधे तौर पर कुछ नहीं कहती थी, मगर मन के भीतर कहीं जाकर ये सवाल उठाती थी, क्या सब कुछ नियमों में रखा जा सकता है? क्या जो जंगली है वो पालतू हो सकता है? उस बात में उन्होंने जाना कि कैसे दुनिया हर दिन नियमों से चलती है, लेकिन भीतर की दुनिया इन नियमों को नहीं मानती। एक भालू अगर शहर में भटक जाए तो क्या वो कानून का विषय है या किसी की बेचैनी का? और एक इंसान जो रोज एक जैसा दिखता है, क्या उसके भीतर का मन हर दिन वही होता है? जब वे कॉलेज से लौटे तो बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कें भीग रही थी और हवा में बौर की महक अब मिट्टी की गंध में बदल गई थी। वे छतरी लाना भूल गए थे और टेम्पो बहुत दूर था। वे भीगते हुए चलने लगे। उन्हें यह भी ठीक लगा, जैसे उस बारिश में कुछ धुल रहा हो, कुछ साफ हो रहा हो। और तभी उन्हें फिर हाथी दिखा, वही साधु, वही स्थिरता। इस बार साधु ने उन्हें मुस्कुराकर इशारा किया। बिना कुछ कहे रघुवर प्रसाद उसके पास गए और हाथी पर चढ़ गए। अब उन्हें डर नहीं था, अब उन्हें शर्म नहीं थी, अब उन्हें जवाब नहीं चाहिए था। हाथी की पीठ पर बैठकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे समय के बाहर चल रहे हैं। वो शहर अब पीछे छूट रहा था। वो अकेलापन अब धीरे धीरे हल्का हो रहा था। और जब वे अपने घर के पास पहुंचे, वहां लोग इकट्ठा थे, कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। पड़ोस की एक औरत ने चिल्लाकर कहा,
अरे, रघुवर प्रसाद हाथी से आया है। आवाज में चिढ़ नहीं थी, उसमें उत्सुकता थी, मजाक भी था और थोड़ी तारीफ भी। पिता ने चारपाई से उठकर देखा। पहले पहचान नहीं पाए, फिर जब समझ में आया कि हाथी पर उनका बेटा बैठा है, उनके चेहरे पर एक भाव आया, हैरानी और गर्व का मिलाजुला रंग। रघुवर प्रसाद हाथी से उतरे, साधु को पैसे देने लगे तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाथी को दे दीजिए। और हाथी ने अपनी सूंड से वो सिक्का उठाकर अपने साधु को दे दिया। उस पूरे दृश्य में कुछ जादू था, जैसे किसी ने पुरानी तस्वीर में रंग भर दिए हों, जैसे एक साधारण जीवन अचानक असाधारण हो गया हो। लेकिन उनकी पत्नी, क्या वो देख रही थी? क्या वो मुस्कुराई थी? क्या उसने महसूस किया कि उसका पति अब थोड़ा बदल गया है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता, मगर उस बारिश में, उस भीगी हुई धरती पर और उस हाथी के निशान छोड़ते रास्ते पर एक नई तलाश शुरू हो चुकी थी। अब रघुवर प्रसाद के भीतर की खिड़की खुल चुकी थी। आगे देखना होगा कि उस खिड़की से आने वाली हवा उन्हें कहां ले जाती है। भाग 5। छोटी आवाजें, गहरी खामोशियां। बारिश के बाद की सुबह थी। आसमान अभी भी हल्का धुंधला था, जैसे बादल कुछ देर और ठहरना चाहते हों। पेड़ों से पानी टपक रहा था और मिट्टी में भीगने की वो खुशबू हवा में बसी हुई थी। रघुवर प्रसाद कमरे में चुप बैठे थे। खिड़की खुली थी, मगर हवा आज कुछ अलग थी। उसमें शोर नहीं था, बस एक नमी थी, एक ठंडक और कोई छुपा हुआ सवाल। कल हाथी पर चढ़ने का जो अनुभव था, वो अब भी उनके भीतर घूम रहा था। उन्होंने किसी को बताया नहीं, मगर भीतर कोई हलचल थी, जैसे किसी पुराने दरवाजे के पीछे की दीवार पर अचानक कोई दस्तक सुनाई दी हो। उनके पिता आज बहुत कम बोले। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, साधु को चाय नहीं पिलाई। और ये बात उन्हें भीतर तक छू गई। साधु, जो उन्हें बिना कुछ कहे साथ ले गया, जो हाथी की चाल में उन्हें शामिल कर गया, उसे एक कप चाय भी नहीं दी गई। ये छोटी सी बात थी, मगर उसमें बहुत भाव छुपे थे। कभी कभी किसी की खामोशी इतनी साफ सुनाई देती है कि कोई शब्द जरूरी नहीं रहता। पिता ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी यानी रघुवर प्रसाद की नवविवाहिता घर के भीतर ही थी, कमरे में थी, बाहर नहीं आई। उन्होंने सोचा, क्या उसने हाथी देखा होगा? क्या उसने उन्हें देखा होगा? क्या वो भीड़ में से उनकी तलाश कर रही थी, या वो भीड़ से अलग खुद में सिमटी रही? रघुवर प्रसाद की पत्नी, जो शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने मायके चली गई थी, अब लौटी थी। लेकिन उनके बीच एक चुप्पी थी, जो वक्त के साथ और गहरी होती जा रही थी। वो चुप्पी एक दीवार जैसी नहीं थी, बल्कि एक पर्दे जैसी थी, पारदर्शी, मगर फिर भी दोनों ओर से एक दूरी बनाए रखने वाली। रात को जब वे कमरे में अकेले बैठे थे, उन्होंने सोचा, क्या कभी हम किसी को पूरी तरह जान पाते हैं, या क्या कोई हमें कभी पूरा जान पाता है? रिश्ते सिर्फ साथ होने से नहीं बनते, वे देखे गए सपनों, सुनी गई आवाजों और महसूस की गई खामोशियों से बनते हैं। उनकी पत्नी का चेहरा जब भी उनकी आंखों में आता, वो कभी स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता, कभी कोमल, कभी अनजान, कभी उदास। उन्होंने कई बार चाहा कि वो उसकी आंखों में देख सकें और कुछ कहें, मगर हर बार जैसे कोई शब्द बोलने से पहले ही रुक जाता। अगली सुबह जब वो कॉलेज जा रहे थे, उन्होंने साधु को फिर देखा। हाथी हमेशा की तरह उसी धीमी चाल में आगे बढ़ रहा था। इस बार उन्होंने हाथ हिलाया। साधु ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया। कॉलेज की ओर जाते हुए रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि ये शहर भी कितना अलग है। यहां सब कुछ धीमा चलता है, मगर फिर भी हर चीज बदलती रहती है। खेत, सड़कें, पगडंडियां, लोग, आवाजें, सब कुछ एक ही समय में जाना पहचाना और नया लगता है। कॉलेज में आज कुछ ज्यादा शांति थी। पढ़ाई अपने ढर्रे पर थी, विद्यार्थी शांत थे, और रघुवर प्रसाद हमेशा की तरह
अपने दोनों हाथों से तख्ती पर लिख रहे थे, मगर मन कहीं और था। जैसे वो चौक से सवाल हल नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने भीतर की उलझनों को सुलझा रहे थे। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उन्हें फिर स्कूटर पर साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया। लौटते वक्त रास्ते में फिर वही हाथी मिला। इस बार प्रधानाचार्य ने भी हाथी को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने मजाक में कहा, लगता है हाथी से रिश्ता बनता जा रहा है। रघुवर प्रसाद ने सिर्फ सिर हिलाया, मगर उनके मन में बहुत कुछ था। अब वो हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक प्रतीक बन चुका था। जैसे उनकी अपनी पहचान, उनकी अपनी यात्रा। रात को लौटते हुए जब वो खिड़की के पास बैठे, उन्होंने बाहर अंधेरे को देखा। कुछ देर तक वे सिर्फ देखते रहे। फिर उनकी पत्नी पास आई। वो कुछ कहने नहीं आई थी, बस चुपचाप उनके पास खड़ी थी। उन्होंने उसकी ओर देखा, मगर कुछ नहीं कहा। फिर बहुत देर बाद वो बोली, हाथी पर बैठकर कैसा लगा? ये सवाल बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक अपनापन था। पहली बार उसने कुछ ऐसा पूछा था जिसमें जिज्ञासा थी और एक हल्का सा अपनत्व भी। रघुवर प्रसाद मुस्कुराए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ खिड़की से बाहर देखते रहे। मगर उस खिड़की से अब सिर्फ अंधेरा नहीं दिख रहा था, उसमें एक हल्की सी रोशनी थी जो शायद भीतर से आ रही थी। उस रात उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद सब कुछ बदलने वाला है। शायद ये खिड़की अब और खुलने लगेगी, और शायद उस खिड़की से एक दिन कोई नई सुबह उनके जीवन में दाखिल होगी। अब उनके जीवन की चाल हाथी जैसी नहीं थी, ना ही तेज दौड़ती थी। वो एक शांत लय में बह रही थी, एक ऐसी लय जो बहुत कुछ कहती थी, बिना कोई शोर किए। भाग 6, अपने भीतर की जगह। अगले दिन की सुबह वैसी ही थी जैसे इस शहर की हर सुबह होती है। न ज्यादा तेज, न बहुत ठंडी, बस एक मध्यम हलचल से भरी। रघुवर प्रसाद की आंखें खुद ब खुद खुल गई। कुछ भी अलग नहीं था, फिर भी आज कुछ अलग था। शायद इसलिए कि अब उनकी दुनिया थोड़ी बदलने लगी थी, या शायद इसलिए कि अब वे खुद को थोड़ा और पहचानने लगे थे। उन्होंने सबसे पहले खिड़की की ओर देखा। खिड़की अभी बंद थी, मगर उसके पास जाने से पहले ही उन्हें महसूस हो गया कि बाहर हल्की हवा चल रही है और आसमान में धूप उतर रही है। खिड़की खोलने पर जैसे एक साथ कई चीजें भीतर आ गई। बच्चों की धीमी बातें, कहीं दूर से आती चाय की खुशबू, और एक आवाज जो उनकी रोज की आदत बन गई थी। वही लड़की जो बौर तोड़ने आती थी, खड़ी थी। आज उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उन्हें देखा और फिर चली गई। उस मुस्कुराहट में भी कोई अजनबीपन नहीं था। अब यह सब कुछ उनका हिस्सा बन चुका था, जैसे खिड़की का हिस्सा हो जाना। उस दिन उन्होंने कॉलेज नहीं जाना था, अवकाश था। घर में कुछ खास नहीं था करने को। किताबें थी, लेकिन पढ़ने का मन नहीं था। कागज था, कलम थी, मगर लिखने का कुछ नहीं था। सब कुछ होते हुए भी जैसे भीतर कोई खाली जगह थी जिसे भरा नहीं जा सकता था। पिता और पत्नी दोनों घर में थे, मगर उन दोनों के बीच भी अब उतनी बातचीत नहीं रही थी। पिता थोड़े चुप हो गए थे और पत्नी अब पहले से ज्यादा गंभीर लगने लगी थी। वो घर के काम करती थी, मगर किसी से ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। रघुवर प्रसाद ने कई बार चाहा कि उससे बातें करें, मगर हर बार जैसे शब्द उनके पास आकर रुक जाते थे। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या बात करने के लिए कोई बड़ा विषय चाहिए होता है, या सिर्फ मन का थोड़ा सा खुल जाना ही काफी होता है? वो सोचने लगे कि रिश्ते कैसे बनते हैं। क्या सिर्फ शादी का बंधन रिश्ते बना देता है, या क्या साथ रहना ही नजदीकी लाता है? उनकी पत्नी कई बार उनके बहुत पास होती थी, मगर लगता जैसे बहुत दूर है। और कई बार जब वो कुछ नहीं कहती थी, तब उसकी चुप्पी बहुत पास आ जाती थी। उन्होंने देखा, उनकी पत्नी खिड़की के पास खड़ी थी। वो बाहर नहीं देख रही थी, वो बस खड़ी थी। शायद वह भी किसी के इंतजार में थी, या शायद वह भी खुद को सुनने की कोशिश कर रही थी।
उन्हें ऐसा लगा कि ये खिड़की सिर्फ उनके लिए नहीं थी, ये सबके लिए थी। ये एक ऐसा रास्ता था जो किसी के भी भीतर जा सकता था। और उस खिड़की से झांकना सिर्फ बाहर देखना नहीं था, बल्कि अपने अंदर झांकने जैसा था। दोपहर को पिता ने पुराने दिन याद करते हुए कुछ बातें की। उन्होंने कहा, जब मैं जवान था तब मेरी भी कुछ इच्छाएं थी, मगर वक्त के साथ सब पीछे छूट जाता है। अब बस ये सोचता हूं कि जो है उसमें कितना बचा सकता हूं। ये बात सुनकर रघुवर प्रसाद को लगा, हम सब अपनी अपनी उम्र के हिसाब से कुछ बचाने में लगे रहते हैं। कोई अपनी यादें बचा रहा है, कोई अपना प्रेम, कोई अपनी आदतें और कोई अपनी खिड़की। शाम होते होते मौसम बदलने लगा। हवा तेज चल रही थी। कुछ देर बाद पानी गिरा, फिर थम गया। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी कुछ सोच रहा हो। घर की दीवारें सीलने लगी थी। बाहर अंधेरा हो रहा था और भीतर एक बहुत हल्की रोशनी जल रही थी। रात को जब वे सोने गए तो उनकी पत्नी ने पहली बार खुद से बातचीत शुरू की। वो बोली, मैं जानती हूं आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं और मैं भी कुछ कहना चाहती हूं, मगर समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं। रघुवर प्रसाद ने उसे देखा। उनकी आंखों में कुछ चमक थी। ये चमक कोई जवाब नहीं थी, ये सिर्फ एक स्वीकृति थी, जैसे दो लोग बिना कोई सवाल किए एक दूसरे को समझ जाए। उन्होंने कहा, शायद हमें शुरू करने की जरूरत नहीं है। शायद ये जो चुप्पी है वही शुरुआत है। उस रात खिड़की बंद थी, मगर कमरे में हवा चल रही थी। वो हवा अब रुकावटों से नहीं टकरा रही थी, बल्कि सब कुछ छूती हुई बहुत कोमलता से गुजर रही थी, जैसे किसी ने भीतर की सबसे छुपी हुई जगह को भी खोल दिया हो। ये वही जगह थी जहां से रिश्ते शुरू होते हैं, जहां से आवाजें नहीं निकलती, मगर बहुत कुछ कह दिया जाता है। अब जीवन वैसा ही था, फिर भी कुछ नया था। खिड़की वही थी, मगर उसमें से आने वाली हवा अब सिर्फ बाहर की नहीं थी, वो भीतर की हवा थी, जो रघुवर प्रसाद के जीवन में एक नई दिशा बन चुकी थी। भाग 7, एक सधी हुई हलचल। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह शांत थी, मगर आज उस शांति में एक ठहराव नहीं, एक सधी हुई हलचल थी। रघुवर प्रसाद देर तक खिड़की के पास बैठे रहे। बाहर का दृश्य कुछ बदला नहीं था। वही पेड़, वही सड़क, वही धीरे धीरे चलती हवा, मगर उनके भीतर कुछ हिल रहा था, कुछ ऐसा जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, मगर जो साफ महसूस किया जा सकता था। कल रात पत्नी के कहे गए उन शब्दों ने जैसे किसी बंद खिड़की के अंदर की हवा को पहली बार बहने दिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, नहीं कोई गहरा इजहार, मगर उसमें एक स्वीकार था, एक छोटा, सच्चा और शांत इशारा कि वे दोनों अब संवाद की दहलीज पर खड़े हैं। रघुवर प्रसाद ने उस दिन कॉलेज के लिए निकलते हुए अपनी चाल में कुछ अलग महसूस किया। वे न तेज चल रहे थे, न धीमे, मगर अब उनके कदमों में कोई अनिश्चितता नहीं थी, जैसे उनके मन में एक लय बन गई थी। रास्ते में वो वही चाय की दुकान, वही पान वाला ठेला और वही साइकिल पंक्चर की छोटी सी दुकान, वही रोज की दुनिया, मगर जैसे सब कुछ आज थोड़ा साफ साफ दिख रहा हो। आज भी हाथी मिला। साधु ने दूर से ही उन्हें देखा और हल्की मुस्कान से स्वागत किया। इस बार रघुवर प्रसाद ने हाथ नहीं हिलाया, बस गर्दन झुकाकर नमस्कार किया। साधु ने सिर हिलाया और हाथी आगे बढ़ गया। अब वो हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं था, अब वो उनके भीतर चल रहे बदलावों का साक्षी बन चुका था। वो एक याद बन रहा था, एक प्रतीक बनकर। कॉलेज में पढ़ाते हुए उन्होंने देखा कि उनके विद्यार्थी आज बहुत शांत थे। शायद विषय कठिन था, या शायद उनका पढ़ाने का तरीका इतना लयबद्ध हो गया था कि कक्षा की हवा भी थम सी गई थी। उन्होंने तख्ती पर लिखा, दोनों हाथों से, उसी सहजता से, मगर आज एक बार पलटकर उन्होंने अपने छात्रों को देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कान उनके लिए नई थी। उन्होंने खुद भी महसूस किया कि अब वो मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे पर नहीं थी,
अब वो भीतर से आ रही थी। पढ़ाने के बाद जब वे प्राचार्य से मिलने गए तो बातचीत के बीच एक हल्का सा मजाक भी हुआ। प्राचार्य बोले, आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो, कहीं फिर हाथी की सवारी का इरादा तो नहीं? रघुवर प्रसाद ने कहा, अब जरूरत नहीं रही सर, हाथी अब मन में बस गया है। ये वाक्य सुनकर प्राचार्य हंस दिए, मगर रघुवर प्रसाद को खुद पर विश्वास था कि जो उन्होंने कहा वो सिर्फ एक बात नहीं, एक अनुभव था। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते कि लोग समझें, हम कहते हैं ताकि हम खुद जान सके कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। लौटते समय जब वो घर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी दरवाजे के पास बैठी है। वो कुछ पढ़ रही थी। किताब सामने थी, मगर उसकी नजरें किताब पर नहीं थी। वो दरवाजे के पार देख रही थी, जैसे वो खिड़की बन गई हो। उन्होंने पास जाकर धीमे से पूछा, कब से बैठी हो यहां? उसने बिना चौंके कहा, जब से जाना तब से। इस उत्तर में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सहज बात थी, जैसे कोई बता रहा हो कि मैं यही थी और शायद आगे भी यही रहूंगी। वे कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर अंधेरा हो रहा था, मगर कमरे में रोशनी धीमे धीमे फैल रही थी। वो रोशनी ट्यूबलाइट की नहीं थी, वो दो इंसानों की उपस्थिति की थी, जो अब एक दूसरे के पास चुपचाप बैठे थे, जैसे पुराने समय के दो पात्र एक ही पन्ने पर आ गए हों। रात को जब वे सोने गए, उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे साथ अब चुप्पी भी अच्छी लगती है। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो अंधेरे में भी साफ देखी जा सकती थी। उस रात खिड़की आधी खुली थी, बाहर से धीमी हवा आ रही थी। कमरे में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसी मौन ध्वनि थी जिसमें सब कुछ था, बातें, एहसास, स्वीकृति और अपनापन। अब रघुवर प्रसाद के जीवन में बहुत कुछ कहा नहीं जाता था, मगर बहुत कुछ समझा जाने लगा था। ये वही पल था जब जीवन किसी बड़ी घटना के बिना ही बदल जाता है, जब दीवारों में दरार नहीं, खिड़की बनती है, और उस खिड़की से आती है एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ कमरे को नहीं, मन को भी रोशन कर देती है। अब उनका जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था, स्थिर, शांत, मगर भीतर से पूरी तरह जिंदा। भाग 8, मौन के भीतर की बात। अब रघुवर प्रसाद के जीवन में एक अनदेखी लय बस गई थी। ये लय कोई साज जैसी नहीं थी जिसे बजाया जा सके, ये तो भीतर की धड़कन जैसी थी, जो लगातार चल रही थी पर सुनाई नहीं देती थी। पहले उनके दिन एक जैसे लगते थे, मगर अब हर दिन कुछ नया महसूस कराता था। भले ही बाहर कुछ भी न बदले, खिड़की अब पहले से ज्यादा खुली रहती थी। हवा आती थी, रोशनी आती थी, और कभी कभी वो भी जो आंखों से नहीं दिखता था। कोई पुरानी स्मृति, कोई छोटी सी आशा, या कोई शांत इंतजार। खिड़की अब उनकी दुनिया की तरह नहीं रही, वो उनकी दुनिया बन गई थी। एक सुबह जब धूप बिल्कुल हल्की थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, रघुवर प्रसाद बाहर बैठे थे। पास ही उनकी पत्नी तुलसी के गमले में पानी डाल रही थी। वो कुछ नहीं कह रही थी, मगर उसकी मौजूदगी पूरी तरह महसूस हो रही थी। उन्होंने अचानक पूछा, आज क्या पकाने का मन है? ये बहुत साधारण सवाल था, मगर उसकी आवाज में अपनापन था। पत्नी ने सिर झुकाए कहा, तुम जो चाहो। इतनी छोटी सी बात, और फिर भी जैसे कई दिनों की दूरी उस वाक्य के भीतर सिमट आई थी। अब उनके बीच के संवाद धीरे धीरे उस बहते पानी की तरह हो रहे थे, जो चुपचाप रास्ता बना लेता है। कोई बड़ा शब्द नहीं, कोई भारी जुमला नहीं, बस छोटे छोटे इशारे जो कहे बिना कह जाते थे। उस दिन रघुवर प्रसाद ने कॉलेज जाने के बजाय घर पर रहना चुना। उन्होंने विभागाध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी थी, कुछ निजी कारणों से आज अनुपस्थित रहूंगा। कारण उन्होंने बताया नहीं, मगर कारण था खुद को समझने का, अपनी इस नई दुनिया को महसूस करने का। पत्नी ने दोपहर के खाने में उनकी पसंद की दाल बनाई। वो खा रहे थे और वो चुपचाप बैठी थी, जैसे ये खाना नहीं,
कोई पुरानी बात हो जो अब स्वाद बनकर लौट आई हो। बीच बीच में वो देख लेती थी कि उन्हें कुछ और चाहिए या नहीं, और ये देखना, ये ख्याल, यही तो वो रिश्ता था जिसे रघुवर प्रसाद अब तक सिर्फ कल्पना में महसूस करते आए थे। खाने के बाद वे खिड़की के पास बैठे। बाहर से कुछ बच्चे खेलते हुए भागे और उनमें से एक ने खिड़की से झांककर आवाज दी, अंकल, चौके क्या? उन्होंने हंसते हुए कहा, चौक नहीं है बेटा, आज छुट्टी है। बच्चा भाग गया और रघुवर प्रसाद सोचते रह गए। ये छुट्टी सिर्फ कॉलेज की नहीं थी, ये छुट्टी जीवन की भागदौड़ से थी। आज वो किसी उत्तरदायित्व से नहीं भाग रहे थे, बल्कि खुद के पास रुक गए थे। शाम को जब हल्की ठंडक बढ़ने लगी, तब पत्नी ने पूछा, चाय बनाऊं? ये प्रश्न उनकी शादी के बाद पहली बार इस तरह पूछा गया था। इससे पहले वो चाय बना देती थी, पर आज उसने पूछा था, और इस एक पूछने में एक स्वीकृति थी, एक छोटी सी साझेदारी। रघुवर प्रसाद ने कहा, हां, पर साथ बैठकर पिएंगे। जब वे दोनों चाय पीते हुए खिड़की के पास बैठे, तब उनके बीच कुछ बोला नहीं गया, मगर खामोशी अब बोझ नहीं रही। वो एक सुंदर मौन बन चुकी थी, जो शब्दों से ज्यादा गूंजता था। पत्नी ने अचानक पूछा, अभी हाथी दिखाई देता है? उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, अब वो नहीं दिखता, पर उसका एहसास है। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कभी मैं भी देखना चाहती थी, मगर तब शायद देर हो गई थी। रघुवर प्रसाद ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई अफसोस था, न कोई शिकायत, बस एक कोमल सा भाव था, जैसे कोई बीते हुए समय को सहज कर रखे हुए हो। उन्होंने कहा, तुमने ना देख कर भी सब देख लिया है। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखें मुस्कुराई। रात को जब वे अपने बिस्तर पर लेटे, खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी। वो रोशनी बहुत हल्की थी, पर उसमें शांति थी और एक धीमी सी गर्मी। उस रात रघुवर प्रसाद को नींद जल्दी आ गई। ये नींद कोई थकान से नहीं आई थी, ये एक संतोष की नींद थी। जब भीतर कुछ साफ हो जाता है, कुछ जुड़ जाता है। अब उनके जीवन में हाथी नहीं था, नहीं किसी साधु की प्रतीक्षा। अब उनके जीवन में खिड़की थी, और उसके पास बैठी वह जो धीरे धीरे दीवारों में जगह बना रही थी। भाग 9, दीवारों का हल्का हो जाना। अब रघुवर प्रसाद के दिन एक नई स्थिरता के साथ बीतने लगे थे। न कोई बड़ी हलचल, न कोई नई उम्मीद, और न ही कोई अधूरी शिकायत। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। वही घर, वही खिड़की, वही रास्ता, वही कॉलेज। लेकिन अब सब कुछ अंदर से थोड़ा बदल चुका था। जैसे कोई दीवार जो पहले बहुत भारी लगती थी, अब हल्की हो गई हो, जैसे उसमें कुछ और जगह बन गई हो। खिड़की अब उनके जीवन की एक आदत नहीं, एक आदर्श बन चुकी थी। वे हर सुबह खिड़की के पास बैठते थे, कुछ देर खामोशी से बाहर देखते थे, और फिर खुद को थोड़ा और समझते थे। ये देखने की प्रक्रिया अब सिर्फ दृश्य को पहचानने की नहीं रही, अब वो एक तरह से आत्मसंवाद बन गई थी। अब उन्हें बाहर से ज्यादा खुद के भीतर की आवाजें सुनाई देने लगी थी। उनकी पत्नी अब पहले से ज्यादा सहज लगने लगी थी। वो कुछ कहती कम थी, मगर उसका होना अब रघुवर प्रसाद को साफ महसूस होता था। अब वो सिर्फ उस घर का हिस्सा नहीं थी, अब वो उस खिड़की से आने वाली हवा की तरह थी, बिना किसी आहट के आती हुई, मगर पूरे वातावरण को बदल देने वाली। एक दिन जब रघुवर प्रसाद कॉलेज से लौटे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी खिड़की के पास बैठकर कुछ लिख रही है। वो चुपचाप पास आए, मगर उसने सिर नहीं उठाया। उन्होंने देखा वो शायद कोई चिट्ठी थी। उन्होंने पूछा नहीं, क्योंकि अब उन्हें जानने की जरूरत नहीं लगती थी। अब वो भरोसा बनने लगा था, जो बिना पूछे भी उत्तर दे देता है। कुछ देर बाद पत्नी ने ही चुप्पी तोड़ी, बोली, मैंने मायके में कभी सोचा भी नहीं था कि यहां खिड़की होगी। मां कहती थी कि ससुराल की दीवारें ऊंची होती हैं। रघुवर प्रसाद ने कुछ देर उसे देखा, फिर धीरे से कहा, दीवारें ऊंची होती हैं, पर अगर उनमें खिड़की हो
तो आकाश भी दिखाई देता है। ये संवाद छोटा था, मगर उसमें एक बड़ी बात छुपी थी। रिश्तों की दीवारें जब तक बंद रहती हैं, तब तक उनमें सिर्फ दूरी होती है, मगर जैसे ही उनमें कोई छोटी सी खिड़की खुलती है, रोशनी भी आने लगती है, हवा भी और उम्मीद भी। उस दिन जब वे साथ चाय पी रहे थे, पत्नी ने पूछा, अब आप चुप क्यों रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मेरी चुप्पी तुम्हारे पास पहुंच जाती है। उसने पहली बार खुलकर मुस्कुराया और रघुवर प्रसाद ने जाना कि एक मुस्कुराहट सालों की दूरी को मिटा सकती है। अब वे हाथी को नहीं देखते थे, ना ही साधु आता था, लेकिन फिर भी उनकी स्मृति में वो हाथी और उसकी धीमी चाल अब भी चल रही थी। वो हाथी अब प्रतीक था, उस मन का जो शांत होता है मगर ठहरता नहीं, उस यात्रा का जो जीवन के भीतर से होकर जाती है, बाहर की दुनिया को पार करते हुए नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की दुनिया को देखते हुए। कुछ दिन बाद बारिश फिर से आई, तेज नहीं मगर लगातार। खिड़की से बूंदें गिर रही थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल गई थी। रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी खिड़की के पास बैठे थे, एक साथ, एक ही दृश्य को देखते हुए। कोई बात नहीं हो रही थी, मगर जो महसूस हो रहा था वो शब्दों से कहीं ज्यादा था। उनकी पत्नी ने धीरे से कहा, अब लगता है खिड़की सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, खिड़की से हम किसी और के मन में भी झांक सकते हैं। रघुवर प्रसाद ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि अब वो खिड़की उनके बीच की भी बन चुकी थी, एक रास्ता जिससे वे एक दूसरे के मन तक पहुंच सकते थे, बिना किसी डर या झिझक के। अब दीवारें उतनी सख्त नहीं रही, अब उनमें से हवा आ सकती थी, रोशनी भी, और सबसे जरूरी एक रिश्ता। वो रिश्ता जो अचानक से नहीं बना था, जो धीरे धीरे, बहुत धीमी गति से, बिना किसी शोर के आकार ले रहा था। अब खिड़की एक तस्वीर नहीं थी, वो एक जिंदा एहसास थी, और वो एहसास ही अब उनके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बन चुका था। भाग 10, खिड़की के पार का सन्नाटा। अब मौसम की चाल कुछ और धीमी हो गई थी। धूप अब तीखी नहीं लगती थी और बारिश के बाद की ठंडी हवा कमरे में ऐसे भर जाती थी जैसे कोई पुरानी चिट्ठी किसी अलमारी से अचानक मिल जाए। रघुवर प्रसाद रोज की तरह खिड़की के पास बैठते, मगर अब उनके बैठने का अर्थ बदल चुका था। पहले ये आदत थी, फिर शरण, अब ये जैसे उनका ध्यान बन गई थी, बिना बोले खुद से जुड़ने का एक रास्ता। उनकी पत्नी भी अब अक्सर पास बैठ जाती थी। पहले वो सिर्फ खड़ी होती थी, फिर पास बैठने लगी, और अब कभी कभी सिर उनके कंधे से हल्के से टिका देती थी। वो सिर टिकाना कोई बड़ा इजहार नहीं था, मगर उसमें सालों का इंतजार समाया हुआ था। ये निकटता बिना कहे कह रही थी, हम अब साथ हैं, और ये साथ किसी दस्तावेज की मोहताज नहीं। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और खिड़की से लालिमा फैल रही थी, उन्होंने देखा कि सड़क सुनसान थी। ना कोई बच्चा खेल रहा था, ना कोई आवाज गूंज रही थी, ना ही कहीं हाथी की चाल सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे शहर खुद भी एक खिड़की बन गया हो, खुला मगर शांत, खाली मगर जिंदा। रघुवर प्रसाद ने पत्नी से कहा, तुमने कभी सोचा है कि इस खिड़की से क्या क्या गुजरता है? वो मुस्कुराकर बोली, हवा, रोशनी, बच्चे, बादल, सन्नाटा। और तुम? ये जवाब सुनकर वे चुप रह गए। इतने कम शब्दों में अगर कोई तुम्हारा पूरा होना कह सके तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। कुछ देर बाद उन्होंने पत्नी से कहा, शादी के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था, जैसे किसी ने कमरे की चारदीवारी और ऊंची कर दी हो। पत्नी ने धीरे से पूछा, फिर खिड़की कैसे बनी? वे बोले, तुम आई, और चुप रही। उसकी आंखें भीगने लगी। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियां खिड़की की चौखट पर चलती रहीं, जैसे किसी पुराने एहसास को धीरे धीरे सहला रही हो। बाहर अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में चांद नहीं था, मगर हवा में चांदनी सी ठंडक थी। खिड़की अब सिर्फ बाहर की नहीं रही,
वो दोनों के बीच की जगह बन चुकी थी, जहां दो मौन मिलते थे, दो अलग अलग जीवन की लहरें ना आकर एक तट पर मिलती थी। रात को जब रघुवर प्रसाद लेटे, उन्होंने पहली बार पूरी शांति से अपनी आंखें बंद की। अब उन्हें कोई आवाज नहीं सुननी थी, कोई सपना नहीं देखना था। अब सब कुछ उनके पास था, जैसे जीवन किसी बंद किताब की आखिरी पंक्ति पर आ गया हो, पूरी तरह शांत, पूरी तरह पूर्ण। पत्नी ने धीमे से पूछा, क्या अब खिड़की बंद करनी है? उन्होंने कहा, नहीं, अब खिड़की कभी बंद नहीं करनी। उसके बाद दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में हाथी की चाल भी थी, बच्चों की हंसी भी, और उस साधु की आंखों की स्थिरता भी। मगर सबसे गहरी बात यह थी कि अब दीवार में खिड़की नहीं रहती थी, अब खिड़की में जीवन रहता था। एक ऐसा जीवन जो देखने से नहीं, महसूस करने से समझ में आता है। एक ऐसा रिश्ता जो किसी दस्तखत से नहीं, धीरे धीरे बने भरोसे से गढ़ा जाता है। और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें अब किसी उत्तर की जरूरत नहीं थी, बस एक खिड़की थी जो हमेशा खुली रहेगी, दोनों के बीच, दोनों के भीतर। जब दीवार में जीवन ठहरता है, वक्त धीरे धीरे अपनी पूरी परिपक्वता में आ चुका था। अब कोई घड़ी तेज नहीं चलती थी, अब कोई दिन छोटा या बड़ा नहीं लगता था। रघुवर प्रसाद का जीवन अब किसी योजना या प्रतीक्षा में नहीं था, वो बस बह रहा था, एक गहरे संतुलित प्रवाह में, जैसे किसी पहाड़ी नदी की सतह शांत मगर भीतर से गतिशील। घर की दीवारें अब वैसी नहीं लगती थी जैसी शुरुआत में थी। अब वे बोझ नहीं थी, अब वे किसी चीज को रोकती नहीं थी। दीवारें अब सिर्फ सिर टिकाने की जगह बन गई थी, या फिर किसी शाम की उदासी से टकराकर लौटने वाली हवा की सतह। एक सुबह जब हवा बिल्कुल नर्म थी और बाहर हरियाली में धूप हल्के हल्के गिर रही थी, रघुवर प्रसाद खिड़की के पास बैठे थे। पास में उनकी पत्नी भी चुपचाप बैठी थी। दोनों के हाथ में चाय की कप थी और खामोशी के बीच बस चाय की हल्की भाप उठ रही थी। खिड़की खुली थी और बाहर से एक बहुत धीमी हवा आ रही थी, ऐसी हवा जो किसी पेड़ की सबसे कोमल पत्तियों को ही छूती है। पत्नी ने पूछा, अब क्या कभी हाथी पर आएगा? उन्होंने चाय का एक छोटा घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब हाथी की जरूरत नहीं रही। क्यों? उसने पूछा, जैसे जानना चाहती हो कि ऐसा क्या बदल गया है। क्योंकि अब मन में जो खाली जगह थी वो भर चुकी है, उन्होंने कहा। फिर कुछ देर तक कोई शब्द नहीं बोला गया। वो खामोशी बहुत सधी हुई थी और उसमें किसी तरह का बोझ नहीं था। ये वही खामोशी थी जो अब उनका संवाद बन चुकी थी। अब उन्हें एक दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं थी, अब सब कुछ समझा जा चुका था। उस दिन कॉलेज भी नहीं गए, छुट्टी नहीं थी, पर जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ एक पत्र लिख दिया, आज घर में कुछ ठहराव है, उसे जी लेना चाहता हूं। दोपहर को पत्नी ने कहा, अब लगता है कि यह खिड़की कभी पुरानी नहीं होगी। उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि ये खिड़की ईंट और लकड़ी की नहीं, अनुभव की बनी है। शाम को हल्की बारिश फिर से शुरू हुई। वे दोनों खिड़की के पास बैठे। बाहर का दृश्य वैसा ही था जैसा हमेशा होता है, मगर अब उनकी नजरें और ज्यादा स्पष्ट हो चुकी थी। अब जो दिखाई देता था उसमें सिर्फ बाहर नहीं था, भीतर भी बहुत कुछ था। बाहर कुछ बच्चे भीगते हुए खेल रहे थे और उनमें से एक बच्चा चिल्लाकर बोला, अंकल, हाथी आया क्या? रघुवर प्रसाद ने खिड़की से झांककर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, अब हाथी कहीं और चला गया है। बच्चा फिर भी हंसते हुए बोला, तो बुलाइए ना उसे। वे बोले, अब जरूरत नहीं है। हाथी की चाल अब मन में बस गई है। रात को जब सोने गए, उन्होंने खिड़की को पूरा बंद नहीं किया, एक कोना खुला छोड़ दिया। पत्नी ने पूछा, खिड़की बंद क्यों नहीं की? उन्होंने हल्के से कहा, क्योंकि जब खिड़की बंद हो जाती है तो भीतर की रोशनी कहीं अटक जाती है। उस रात बहुत हल्की हवा कमरे में घुसती रही। खिड़की से चांद की रोशनी फर्श पर गिरती रही और उस धीमी रोशनी में रघुवर प्रसाद की जिंदगी की सारी परछाइयां पिघलकर
एक शांत आकार में बदलती रही। अब उनके जीवन में कोई अधूरापन नहीं था, न कोई दौड़, न कोई प्रतीक्षा। अब दीवार में खिड़की नहीं थी, अब खिड़की में जीवन ठहरता था। एक ऐसा जीवन जो बिल्कुल पास होता है, मगर तब तक समझ नहीं आता जब तक हम चुपचाप बैठकर उस खिड़की से बाहर नहीं देखते। यही थी वो कहानी, धीमी, शांत, मगर बेहद जीवित, जिसमें कोई बड़ा मोड़ नहीं, मगर हर मोड़ पर जीवन की एक परत खुलती है। और जब अंत आता है तो लगता है जैसे कोई बहुत पुराना सपना धीरे से पूरा हो गया हो। तो ये थी आज की किताब की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उस दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत है। आप अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, मिनी बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली किताब आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अगली कौन सी किताब सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस किताब को पूरी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी ऑनलाइन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं।